वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स, थिंकिंग और क्रिएटिविटी से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस जो कि सीटीपी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये रिपीटेटिव मोड में पूछने वाले ऐसे ऐसे सवाल भी बनवाते हैं। तो चलिए बहुत इजीली हम अपने इस कोर्स में 10 दिन में 10 मैराथन के साथ एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी होता क्या है, क्रिएटिविटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है जो काफ़ी मतलब उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वो काफ़ी जल्दी और अच्छा सोचता है। उसकी क्रिएटिविटी जो है वो एक सीखने के प्रति जो है वो क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि बच्चा कैसे सीखना चाहता है, उसके अंदर कितना सीखने की क्षमता है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती ही होती है, कुछ के अंदर कम, कुछ के अंदर ज़्यादा। तो ये क्रिएटिविटी जो है कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म पे भी डिपेंड करती है और ये हर जगह वेरी भी करती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हाँ हर बच्चा अलग होता है। कोई भी एक तरह का बच्चा सेम नहीं होता है, सबके अंदर अपने अपने थॉट्स होते हैं। क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करने की बात आए तो क्रिएटिविटी के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चा एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को कैसे यूज़ करता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसके अंदर किस तरह का अप्रोच होता है, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसमें। तो हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे आप कुछ हमें ड्राइंग बनाना है, लेकिन अब कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर क्रिएटिविटी को शो करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने क्रिएटिव माइंड से सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर की आउटलाइनिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं सबसे पहले सेंटर में कोई कोई ना कोई कलाकारी करते हैं। तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी अपनी क्षमता कैसी है सोचने की, आप कैसे काम कर सकते हैं, आपके ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्रिएटिविटी क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे देखें क्वेश्चंस के थ्रू। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज़ बनाने या खोजने की क्षमता जो नवीन, एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज़ नॉवल, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, एबिलिटी टू रिपीटेटिव परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर। देखो ये बार बार करने की क्षमता से कोई रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि कोई काम मान लो अगर हम रोज़ खाना बनाते हैं तो इसको हम क्रिएटिविटी के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। क्रिएटिविटी रोज़ का उसी काम को, सेम काम को करने को रिप्रेजेंट नहीं करता। एबिलिटी टू रोट मेमोराइज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखो मैं एक चीज़ तुमको यहाँ पे बता दूँ, याद रखने मतलब याद जो होता है ना, यानी फिर रोट मेमोराइजेशन, ये कभी भी एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है हमारे सीटेट के लिए, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है। हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी रोट मेमोराइज आएगा उस वक्त हमें उस ऑप्शन को सबसे पहले काट देना चाहिए। तो हमारे लिए तो सही है ही नहीं, तो हम इसको भी कट करते हैं। अभिसारी सोच करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो जब क्रिएटिविटी की बात आएगी तो यहाँ कन्वर्जेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंट आएगा, डाइवर्जेंट की बात होगी। क्योंकि बच्चा डाइवर्ज होता है काफ़ी अच्छे सोचने के लिए, काफ़ी एडवर्स मोमेंट में सोचने के लिए। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा यही कि कोई ऐसी चीज़ बनाने या खोजने की क्षमता जो नवीन हो, एबिलिटी टू क्रिएट एंड डिस्कवर समथिंग दैट इज नॉवल। क्रिएटिविटी उसी को तो कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बीच का रिलेशन आपको मैं बता दूं कि ये होता क्या है। डाइवर्जेंट की सबसे पहले बात करते हैं। देखो अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया सर के थ्रू, अगर इसी क्लास में एक सिंगल क्वेश्चन को हमने रखा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर ना आकर के बल्कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आंसर्स आने लगे। इस बच्चे का अप्रोच कुछ था, इस बच्चे का
अप्रोच कुछ था, इस बच्चे का अप्रोच कुछ था इस आंसर को लेकर के। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि एक क्वेश्चन की वजह से हर बच्चे ने अलग अलग तरह के जवाब दिए। तो ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हर बच्चा अलग अलग सोचता है, सबके अंदर अपना अलग अलग थॉट विचार होता है। तो आपका एक सवाल का जवाब जो आएगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आएगा। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका एक ही आंसर हो। सपोज तुम मान लो मैं किसी बच्चे से ये पूछ लिया कि A4 क्या होता है। अब मोस्ट प्रोबेबली बच्चा A4 सबसे पहले एप्पल ही बोलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आ जाएगा। कोई भी छोटा बड़ा बच्चा होगा सबसे पहले A4 एप्पल ही बोलेगा। बहुत रेयर ही चांसेस आप देखोगे कि कोई A4 एक्स बोले, A4 एरोप्लेन बोले। तो ये बहुत ही रेयर चांसेस है, पर एप्पल बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन जो हमने पूछा उसका फैक्ट या आंसर सिर्फ एक ही निकल के आए, उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक दैट आइडेंटिफाई द क्रिएटिविटी? अब हमें क्रिएटिविटी को पहचानना है। क्रिएटिविटी को पहचानने का मेन रीज़न जो है सबसे ज़्यादा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्स रूप से सोचना। हाइपर एक्टिविटी इस चीज़ को रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ADHD वाले बच्चे आपको मिलेंगे जो रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक जगह पे रुकने या क्षमता नहीं रहती है बैठ के कोई भी काम को करने की। उनके अंदर बहुत ही क्विकनेस देखा गया। तो हाइपर एक्टिविटी की जो है वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। असतर्कता, इन अटेंटिवनेस, ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। लो कॉम्प्रिहेंशन, लो कॉम्प्रिहेंशन तो और भी कोई मतलब नहीं रखता है क्रिएटिविटी से। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को चूज करेंगे इस चीज़ को लेकर के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 5 years old child will have follow टाइप ऑफ थिंकिंग। अब एक 5 साल का जो बच्चा है वो किस तरह का थिंकिंग लेके चलता है, कभी भी उसके अंदर कभी भी जो कोई भी थिंकिंग आती है वो होती है कंक्रीट थिंकिंग। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा काफ़ी हाइपर एक्टिव होता है। वो हर चीज़ को जो कंटिन्यू हो रहा है उसके साथ, वो उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होता है। उसको बहुत जल्दी वो चीज़ सीखना और समझना होता है। इसके लिए यहाँ हम कंक्रीट थिंकिंग की बात करेंगे। अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेजेस, अगर हम सबसे अच्छा मेथड्स माने वो भी बच्चों के लिए, यानी कि नवजात शिशावस्था वाले बच्चों के लिए, तो वो कौन सा होगा, वो होगा इसमें मॉन्टेसरी विधि। ये विधि इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। खेल विधि ये तो सबसे फेवरेट हो जाएगा। और किंडरगार्टन मेथड, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है इन्फेंसी स्टेज के लिए। तो बच्चा इससे बहुत क्विकली सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञात से ज्ञात, यानी कि अननोन टू नोन। अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर टीचिंग मेथड्स। अननोन टू नोन अब हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ आप कुछ नहीं जान रहे हो वहाँ से आपको कुछ जानकारी देना या बताना। ये किस चीज़ को बताता है, ये कहीं ना कहीं एनालिटिक मेथड्स को बताता है, जहाँ हम विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है एनालिसिस के थ्रू। देखो किसी चीज़ को एनालाइज करने के बाद ही हमें उसका फाइनल रिजल्ट समझ में आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी कितने चीज़ों से रिलेटेड है, हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी जो है वो एक इंस्पिरेशन को शो करता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ आप डिस्कवर करते रहोगे, तो वो आपके एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की बात करेगी। एक क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं विज़न को डिफाइन करता है। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, किसी न किसी चीज़ को इन्वेंशन करने के उपाय के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। क्रिएटिविटी सबसे पहले लेके चला जाता है आइडिया के थ्रू ही, क्योंकि एक अच्छा आइडिया ही एक अच्छी क्रिएटिविटी की पहचान है।
ब्रेनस्टॉर्म यानी कि आपकी सोचने की क्षमता को बार बार यूज़ करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी को कहा जाता है। आपका माइंड क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, क्योंकि आप उसी की हेल्प से कुछ भी ऐसा जो आज तक नहीं बना है उसको आप वो बनाते हो या करते हो। सेकंड है, नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा के अंदर जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा वो कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेगा। इनोवेशन, कोई चीज़ को शुरू करने की क्षमता। साथ ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट। नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट। अगर जब तक नॉलेज नहीं होगा किसी सर्टेन पीरियड में, सर्टेन चीज़ में, तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे और ना करना चाहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी इन एनी आर्ट। सृजनशीलता किसी भी कला में एक मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी। देखो, नॉट करेक्ट की बात का है यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा याद रखना नॉट। ये नॉट बहुत क्वेश्चन गलत करवाता है। कभी कभी तो ये सीटेट के एग्जाम में नॉट को वो लोग हाईलाइट भी कर देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं आपको फंसाने के लिए, और आप कौन सा सही है ये सोच करके सबसे पहला टिक आउट करके आ जाओगे, पर ये गलत है। थिंकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि सबसे पहले थिंकिंग हमने पीछे बढ़ा है कि थिंकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिएटिविटी के लिए, तो इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट यानी एबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखो, अगर क्रिएटिव की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, वो नॉवेलिटी यानी कि न्यूनेस को फॉर्म करता है, तो ये तो उसके अंदर आएगा ही। ओरिजिनलिटी होता है उसके अंदर, ऑब्वियसली एक्यूरेसी होता है, पर यहाँ विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलाबोरेशन। नेक्स्ट देखो, अब सारी चिंतन टेस्ट जब किया, अभी सारी चिंतन टेस्ट। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है, नो वन करेक्ट सॉल्यूशन, इनकरेजेस मल्टीपल, इज फिक्स्ड और नो वन करेक्ट एक्शन। देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं। हम किसी भी एक सवाल का मल्टीपल, कोई भी चीज़ हम जानते हैं मल्टीपल वे में सोचते हैं, और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एक वन वर्ड्स टाइप का आंसर होता है, सेम आंसर होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, नो वन करेक्ट सॉल्यूशन, एनकरेज मल्टीपल आंसर, ये गलत हो जाएगा। प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रमोट्स वर्बल, देखो यहाँ मैथमेटिकल एंड वर्बल की तो हमने बात ही नहीं की। प्रमोट्स वर्बल एबिलिटीज, प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये भी गलत है। इनकरेजेस मल्टीपल आंसर, सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल आंसर्स को इनकरेज करता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, ऑब्वियसली तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये डोमेन्स है जिसके ऊपर हम सीखते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि आप अपने दिमाग के थ्रू, आप अपने थॉट्स, अपने विचार्स के थ्रू कोई भी चीज़ को सीखते हो, उस चीज़ को। तो इसके मोड्स ऑफ लर्निंग आपका थॉट्स और आपका थिंकिंग होता है, जिसके अंदर आता है मेमोराइजेशन और रीजनिंग टाइप का थिंकिंग, जो हम देखते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा डोमेन है लर्निंग का अफेक्टिव डोमेन, जो आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है, आप उससे भी सीखते हो। तो इसका मोड ऑफ लर्निंग इमोशंस और फीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि आप जो अपने हाव भाव, अपने तौर तरीके से सीखते हो, जैसे उसका मोड्स हो जाएगा एक्शन एंड डूइंग। एक्शन यानी कि करके, या उस चीज़ को खुद से करने की कोशिश करके, जैसे कि टाइपिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। तो ये सारे डोमेन्स थे जो रिलेटेड थे, और उसको मोड ऑफ लर्निंग क्या था मैंने यहाँ पे वो देखा। आइए से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डज द प्ले वे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है, यानी कि बच्चा जब खेलता है तो उसके अंदर कौन सा चेंजेस को ये रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखो, एक बात याद रखना, किसी क्वेश्चन के लास्ट में ओनली आना भी एक रॉन्ग वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस चीज़ को भी क्विकली कभी भी मत लगाना। फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होता, इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल ये तीनों डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि बच्चा जब अच्छे से खेलता है तो उसका माइंड का भी विकास होता है, उसके इमोशन भी इम्प्रूव होते हैं, और जब अच्छा हाथ पांव चलाएगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग? इनडायरेक्ट लर्निंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लेक्चरिंग विथ एग्जाम्पल, हम लेक्चर दे रहे हैं किसी एग्जाम्पल्स का, तो ये इनडायरेक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। टीम टीचिंग नहीं करता। टीम टीचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन को दिखाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पे उसको भाषण दे देना, ये इनडायरेक्ट लर्निंग को नहीं दिखाता, बल्कि कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा होम असाइनमेंट जो उसको काफ़ी क्रिएटिव बनाता हो, तो वो चीज़ बहुत ही इनकरेज करते हैं इनडायरेक्ट लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता से बढ़ती है, तो रचनात्मकता से क्या बढ़ता है? क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विथ एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी जब ज़्यादा बढ़ती है एक्सपीरियंस के साथ। ऑब्वियसली एज कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो बहुत छोटा छोटा बच्चा भी होता है क्लास 6-7 का, वो भी बहुत बड़ा इन्वेंशन कर देता है। तो एज कोई मैटर नहीं करता। और जब क्लास 6 के बच्चे की बात करें तो उसके अंदर एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। रिस्पॉन्स टू एन असाइनमेंट, अगर हम किसी बच्चे को असाइनमेंट देते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है? जैसे कि अगर कोई बच्चा हायर अचीवर के रूप में है तो वो क्या सोचता है, व्हाट डू यू रियली वांट, यानी कि वो उस असाइनमेंट से क्या जानना चाहता है, ये उसके ऊपर बात करता है। कोई गिफ्टेड लर्नर होता है, वो क्या सोचता है कि व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मतलब उस असाइनमेंट से मैं क्या कर सकती हूँ। एंड क्रिएटिव लर्नर जो होता है वो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बारे में सोचने विचारने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट अ क्रिएटिव चाइल्ड इज नॉट ट्रू? क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में नॉट ट्रू बोल रहा है, कौन सा सही है? ए क्रिएटिव चाइल्ड इज क्यूरियस, ये तो सही है, क्योंकि क्रिएटिव चाइल्ड ही हमेशा क्यूरियस होता है। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज नॉट एडवेंचरस, ये तो गलत बात है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। ए क्रिएटिव चाइल्ड इज एक्सट्रोवर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। ए क्रिएटिव चाइल्ड इज एम्बिशियस, ये तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन वन करेक्ट आंसर। वन करेक्ट आंसर मतलब हो गया एक, जब भी बात आ गया तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात, जहाँ आप कन्वर्जेंट थिंकिंग को देखेंगे। इन्वॉल्व्स नैरोइंग डाउन मल्टीपल पॉसिबिलिटी टू फाइंड अ सिंगल सॉल्यूशन, यही इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करें। जहाँ मल्टीपल आएगी वहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा, ये आप याद रखना। एक्सपेंड्स द रेंज ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, तुम्हारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड इन क्लास? कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है क्लास में पढ़ाने के लिए? फोकस ऑन द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरत पर ध्यान देना, ये एक सुटेबल मेथड है टीचिंग का। विद्यार्थी की अपने शिक्षक से आशाओं को उचित महत्व न देना तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देना होता है जो टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट होता है। टीचिंग ओनली एकेडमिक्स एक्सपेक्ट्स एंड नॉट सोशल और कल्चरल, केवल शैक्षणिक पहलुओं पर पढ़ाना, केवल जब शब्द आता है तो वो वहीं पे गलत हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उनके ऊपर ध्यान देना। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स वो होते हैं जिसको हम सुन करके यूज़ करते हैं। तो सुनने में सबसे पहले यूज़ आता है रेडियो, देन ग्राहम फोन, देन लिंगुआ फोन, देन टेप रिकॉर्डर। तो ये सारा चीज़ जो है वो ऑडियो एड्स के अंदर आता है, जहाँ कोई बच्चा सुन करके सीखता है। सपोज मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसकी आंखें नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑडियो एड्स का यूज़ करेगा, क्योंकि उसके
जो नेक्स्ट सेंस ऑफ ऑर्गन है वो हियरिंग है, तो उसका हियरिंग काफ़ी पावरफुल होता है। तो वो इन सब वजह से अपनी लर्निंग जो है, अपनी जो उसकी पढ़ने की क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सकता है, और इसमें कहीं ना कहीं उसको हेल्प भी मिलता है। विजुअल एड्स, मान लो कोई ऐसा बच्चा जो नहीं सुन सकता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है विजुअल एड्स। वो बच्चा चार्ट्स के थ्रू समझ सकता है, पिक्चर्स के थ्रू समझता है, मॉडल्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू एंड प्रोजेक्टर्स के थ्रू। उस बच्चे के अंदर विजुअल जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्ट्स डालते हैं, इसलिए वो इजीली समझता है। देन ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल जो है वो एक नॉर्मल बच्चे के लिए होता है। जैसे कि कोई बच्चे का हमें कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो, तो सच लाइक टेलीविज़न, ड्रामा, साउंड मोशंस, फिल्म्स, ये सब दिखा करके हम उनको समझा सकते हैं किसी सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड। अध्यापक द्वारा आदेशात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर फॉर, इंस्ट्रक्शनल एड हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो प्रोवाइड ब्यूटी टू द क्लासरूम, क्लासरूम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, टू अट्रैक्ट द क्लास नहीं, टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, टू इंश्योर डिसिप्लिन, टू अट्रैक्ट द क्लास। ये कभी भी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि हम कभी क्लास को अट्रैक्ट नहीं करना होता, हमें उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले इन अ क्लास। ये कोई क्रिएटिविटी की रूप नहीं लेता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी कुछ ऐसा है नहीं। ओरिगेमी संरचना तैयार करना, प्रिपेयरिंग एन ओरिगेमी स्ट्रक्चर, ये किसी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं, शायद यही होगा। ओरिगेमी संरचना तैयार करना, मेकिंग अ रंगोली, रंगोली बनाना कोई क्रिएटिविटी नहीं होता है, पेंटिंग क्रिएटिविटी नहीं होता है। किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? अ क्रिएटिव चाइल्ड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, रिजिड इन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिजिड भी वर्ड जो है वो एक निगेटिव टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो रिजिड की बात आएगी तो हम यहाँ इसको कट करेंगे। एबिलिटी टू रोट मेमोराइज, मेमोराइज का कोई मतलब नहीं होता है। कन्फर्मिटी टू द गिवन रूल्स एंड नॉर्म्स, नहीं। मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, यही एक क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहती है, या कि बच्चा उसके लिए अवेयर हो, उसके बारे में जान ले और समझ ले। टीचर्स नीड्स टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। टीचर को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अपने लर्निंग टीचिंग के दौरान? तो वह सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिव मेथड्स, क्योंकि इसमें बच्चा इंटरैक्ट करेगा तभी तो जाके कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा। जब तक बच्चा इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड्स ऑफ टीचिंग इज अबाउट फाइंडिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को ढूंढने और समझने के लिए? तो ढूंढने, खोजबीन की बात आती है तो यहाँ पे समस्या समाधान विधि के बारे में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्रिएटिविटी इज। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है क्रिएटिविटी का? पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड, ऑब्वियसली सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण सबसे बड़ा एक पॉजिटिव कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा अनुकूलता और प्रेरक निर्देशनात्मक विधि द्वारा ये चीज़ होता है। इसका यही होता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलता, शिक्षक के हिसाब से जो कस्टमाइज चीज़ होता है उसको यूज़ करना, उस मेथड्स को, ताकि क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम,
being affectionate towards them or giving them the responsibility of teaching other children. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए. इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड प्रेजेंट ओपन इंडेड क्वेश्चन रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग. देखो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. टीचर सेंटर वर्सेस स्टूडेंट सेंटर. देखो टीचर सेंटर मेथड जो होता है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ टीचर जो है ना काफ़ी अपने मुताबिक चले, मतलब जो उसे सही लग रहा है, जो उसे समझ में आ रहा है वो वही पढ़ाए, वो उसी टॉपिक को लेके चले. ये टीचर सेंटर मेथड की बात करता है, यानी कि जो टीचर कह रहा है वही सही है. तो यहाँ पे बच्चे कम चांसेस है अच्छे तरीके से सीखने के. बच्चे डाउट्स नहीं पूछेंगे, बच्चे इसमें डरेंगे, हिचकिचाएंगे. तो इसके लिए टीचर सेंटर मेथड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कभी भी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में. स्टूडेंट सेंटर, देखो हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमें किसे समझाना है, स्टूडेंट को समझाना है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर चले, उसके जो समझ है, विकास है, उसके ऊपर ही हम बात करें. तो हमारा ज़्यादातर प्रेफरेंस क्या होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में, स्टूडेंट सेंटर के ऊपर. मेथोडोलॉजीज यूज्ड फॉर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. कौन कौन सा हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड यूज़ कर सकते हैं वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि किसी क्लास को कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाए, कैसे बच्चा उसके अंदर काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्टिव मोड में रहें. फ्लिप क्लासरूम, मतलब क्या बच्चों में ये बोरियत ना होने दें और बच्चों के माइंड्स के थ्रू हम हर हमेशा इंटरेक्ट करें. जहाँ क्या होगा फ्लिप क्लासरूम में कि कभी टीचर इंटरेक्टिव मोड में उनसे क्वेश्चन पूछेगा और कभी बच्चा उनसे क्वेश्चन वापस टीचर से पूछेगा. ये फ्लिप क्लासरूम का एग्जांपल होगा. कोऑपरेटिव लर्निंग यही होता है कि मतलब बच्चा और टीचर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर ले टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मतलब क्या, बच्चा और टीचर एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे, सवाल पूछना और सवाल बताना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक अच्छा टीचर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही रिप्रेजेंट करता है. देन डायलॉग मेथड में भी हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कितना हेल्पफुल होता है. डिस्कवरी मेथड, खोजबीन तरीका भी इस चीज़ को एक्टिवली रिप्रेजेंट करता है. और जब डिस्कवरी मेथड्स आएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवली मेथड्स की बात आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ नॉट डेमोक्रेटिक. कौन सा जो है वो प्रजातांत्रिक की बात नहीं करता है इनमें से. तो देखो जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आएगा ही आएगा, जहाँ बच्चा अपने लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे. पार्टिसिपेटरी मेथड, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आएगा. पर लेक्चर मेथड जहाँ सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देना होगा वो किसी डेमोक्रेटिक के अंदर नहीं आएगा. ग्रुप डिस्कशन भी आएगा ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच एन ऑक्यूपेशन स्किल इज दी. कोई भी ऑक्यूपेशन स्किल को अगर हमें सिखाना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं. रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है. Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of an वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. मल्टीपल जहाँ आया वो एक कहीं क्रिएटिविटी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी थिंकर के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी. इनमें से कौन सा गलत है क्रिएटिविटी के बारे में. क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. क्रिएटिविटी हमेशा साथ साथ चलती है. क्रिएटिविटी इज़ फ्लेक्सिबल, ये तो सही है. क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल. क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट. अहंकार क्रिएटिविटी कभी भी कैरी नहीं करती है. अहंकार सब जो है यहाँ पे इस चीज़ को रॉन्ग कर दिया, तो ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया गया. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टेड. तो क्रिएटिव थिंकिंग का आंसर क्या होगा, इसे कौन बता सकता है. ये इस क्रिएटिव आंसर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा. सही उत्तर बताएं. टेल द राइट आंसर क्रिएटिव आंसर है. क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं. नहीं.
इसे कितने अलग अलग तरीक़ों से हल किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, ये क्रिएटिविटी को बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड, अनुगामी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से सीखना, ये एक अच्छा ह्यूरिस्टिक मेथड है। यूजफुल एट ए प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, ये प्राइमरी लेवल में हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। टीचिंग मेथड विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू टीच साइंस इन मिडिल क्लासेस, इन सब में से कौन सा टीचिंग मेथड है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं साइंस के क्लास में, वो होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ भाषण देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें उनको एक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस करके भी दिखाना होता है ताकि बच्चा फैक्ट्स को समझ पाए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली से अपने अंदर सोच पाए और उसके बारे में समझने की शक्ति को बढ़ा पाए। तो यहाँ पे लेक्चर मेथड काफ़ी काम नहीं आता है साइंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्रिएटिविटी, थिंकिंग और टीचिंग लर्निंग मेथड्स को देखा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।